नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वक्त हो गया है सवाल इंडिया का। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर बड़ा बयान सामने आया है अखिलेश यादव का। कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष एसआईआर को लेकर फर्स्ट ड्राफ्ट को लेकर आमने सामने है, वो खबर आपको बता रहे हैं। और बड़ा बयान, विवादित बयान, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव कि काला कानून ला सकती है बीजेपी। अखिलेश यादव ने यह कहा कि वोटर लिस्ट में नाम ना होने को आधार बनाया जा सकता है और कागज में नाम ना होने पर बेदखली हो सकती है। कानून से सोना चांदी जमा पूंजी छीनी जा सकती है, सरकारी योजनाओं से नाम कट सकता है और नाम कटा तो संपत्ति तक से बेदखल हो सकते हैं। ये बड़ा बयान, बड़ा दावा अखिलेश यादव की तरफ से। एसआईआर का जो पहला ड्राफ्ट आया है जिसमें से 2,89,00,000 नाम कटे हैं, लगभग 3 करोड़ का ये आंकड़ा अगर आप इसको अनुमानित एक करीबी फिगर के रूप में देख लें। हालांकि चुनाव आयोग ने बड़ा क्लियर कहा है कि 1 महीने का समय अभी है, किसी भी तरह की अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको करेक्शन के लिए, सुधार के लिए। लेकिन ये बयान अखिलेश यादव की तरफ से आना, जहां पर वो उत्तर प्रदेश की जनता से कह रहे हैं कि कैसे आप बेदखल हो सकते हैं सरकारी योजनाओं से, कैसे ये इंपैक्ट करेगा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। 4 करोड़ वोट उनका कट गया, ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? जब से चुनाव आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश के एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है, तब से यूपी में राजनीतिक हलचल तेज है। उत्तर प्रदेश में वो बुरी तरह से 27 के चुनाव में परास्त होने वाले हैं। वोट पे डकैती डालने की रणनीति, राजनीति भाजपा करती है। एसआईआर में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटे हैं और ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये वोटर्स किस पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी या मायावती की बसपा या फिर कांग्रेस। एनडीए विजयी होगा। यूपी में 2 बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो वोट कटे हैं वो वोट उनकी पार्टी के हैं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ खुद एक्टिव हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बहुत सक्रिय हैं। योगी ने एसआईआर की पहली लिस्ट आने के बाद इसको लेकर एक बैठक की, जिसमें ये निर्देश दिया कि बीजेपी के सभी सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाएं। सभी नेता बूथ स्तर पर जाकर इस प्रक्रिया में जुटें। सांसद विधायक इसके लिए अभियान चलाएं और जिन लोगों के नाम छूटे हैं उनके नाम लिस्ट में जुड़वाएं। कोई भी वैध नाम नहीं छूटना चाहिए। एक तरफ इधर योगी का आदेश आया तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने भी अभी ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं को सावधान कर दिया। अखिलेश ने ट्विटर पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें योगी सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, हर मतदाता, हर एक पीडीए प्रहरी से एक बार फिर ये अपील है कि पीडीए समाज के वोटों को काटने की किसी भी साजिश को कामयाब न होने दे। पीडीए प्रहरी के प्रयासों के बावजूद भी अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। अब पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी है और एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए कि अपने नारे के साथ हम सबको फिर से जुट जाना है। हर एक वोट बचाना है। वोटर आईडी को ही अपना नागरिक आईडी मानिए। जमीन की भूखी भाजपा सरकार कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिससे आपके सारे हक अधिकार, धन दौलत, सोना चांदी जमा पूंजी, जमीन जायदाद सब छीन लिए जाएं। मुख्यमंत्री जी खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया, ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब 1 करोड़ वोट किसके बढ़ाए हैं? ये जो ड्राफ्ट आज जारी हुआ है, जब बूथ स्तर पर पहुंचेगी तो मेरी सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव में न फंसें। बहरहाल ये किसी को नहीं पता कि जो 3 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं वो किसके हैं, लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं। इस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, आपको सुनाते हैं। अब कल एक बात सामने आ गई कि जिनको परमानेंटली शिफ्टेड दिखा रहे हैं, वो जो दूसरा एड्रेस दे रहे हैं वहां भी वोट उनका नहीं बना, उनका वोट ही काट दिया गया। अब वो फ्रेश वोटर की तरह अप्लाई करें। फ्रेश वोटर की एप्लीकेशन में ये लिख के देना है कि मैं पहला आवेदन कर रहा हूँ, इसके अलावा मैंने कभी आवेदन नहीं दिया है। अरे पहले उनका वोट था तो आवेदन कैसे नहीं दिया उन्होंने?
आवेदन दिया होगा तभी तो पुराना वोट बना होगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। पीडीएफ प्रहरियों को मतदान जब होगा लास्ट में, उसके अंतिम दिन तक सजग रह के वोट बचाना है, क्योंकि उनके वोट पे डकैती डालने की रणनीति राजनीति भाजपा करती है। अखिलेश यादव जी अच्छी तरह समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो बुरी तरह से 27 के चुनाव में परास्त होने वाले हैं। अपनी केवल फेस सेविंग करने के लिए, चेहरा छुपाने के लिए इस प्रकार का बयानबाजी करके वो समय पार कर रहे हैं। वो ये बताएं कि किस बूथ पर गड़बड़ियां हैं, और भारत निर्वाचन आयोग ने कोई अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित नहीं की है। भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के संविधान के मुताबिक एसआईआर कराते हुए मतदाता सूची का भी ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है और आपत्तियां मांगी हैं। अभी दावा आपत्ति के लिए लोगों को 1 महीने का वक्त दिया गया है। 6 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी। तभी यह स्पष्ट हो सकेगा कि यूपी में कुल कितने लोगों के नाम कटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अपने पीडीएफ प्रहरियों को ये लंबा चौड़ा पोस्ट अखिलेश यादव ने लिखा है, और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जी आ गए हैं पैनल में, और पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर ईसीआई के मोहम्मद अमीन जी आज इस चर्चा में है। मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ, और शुरुआत में यहाँ पर मनोज यादव जी आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि 2027 में आप बुरी तरह से हार रहे हैं, और ये डर अखिलेश यादव जी के बयानों में झलक रहा है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट वो लिख रहे हैं, लेकिन इस पोस्ट में ये कहना कि अल्टीमेटली आपका वोटर आईडी कार्ड ही आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र होगा, आप राशन से चूक जाएंगे, आपके पास सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचेगा, सोना चांदी को लेकर दिक्कतें हो जाएंगी, प्रॉपर्टी की दिक्कतें हो जाएंगी। ये डर दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? निश्चित तौर पे मीनाक्षी जी, जो बात उप मुख्यमंत्री ने कही और जो बात लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं, मेरी आवाज़ इको कर रही है, उसको सही करा दीजिएगा। तो ये निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि मौजूदा बीजेपी की सरकार चुनाव पता नहीं क्यों खेलने लगती है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव की बात कही क्या? समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर आप वोटर इस देश के नहीं रहोगे, नागरिक होते हुए भी, तो कल को आपकी नागरिकता जा सकती है। डिटेंशन सेंटर किसने बनवाने कहा था? शलभ मणि जी से पूछ लीजिएगा। अखिलेश यादव जी का बयान था या योगी आदित्यनाथ जी का बयान था? किसका था? क्यों बना रहे थे डिटेंशन सेंटर, और किस लिए बना रहे थे? डिटेंशन सेंटर में रहने वालों की नागरिकता रहती है या नहीं रहती है, ये बात बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा और योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लीजिएगा। तो जो हमारे नेता अंदेशा जता रहे हैं, उसका मीनाक्षी जी सिर्फ यही मतलब है कि सरकार जिस तरीके से सरकार में बैठे जिम्मेदार, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबके जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, उससे तो ये नहीं, लेकिन अभी तो सर फाइनल लिस्ट नहीं आई है ना। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो भी दिक्कतें हो उसको 1 महीने में सॉर्ट आउट करेंगे, तो फिर ये घबराहट क्यों दिखाई दे रही है? सवाल तो इसको लेकर है। तो फिर मीनाक्षी जी, तो फिर किस आधार पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था कि अब आपके लिए डिटेंशन सेंटर बनवाने का ऑर्डर मैंने कर दिया है? किस आधार पे कहा था उन्होंने? उनके पास कोई आंकड़ा था क्या? उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था थी कि विदेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं? किस आधार पे उन्होंने कहा? वो तो मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता तो सांसद मात्र। शलभ मणि त्रिपाठी जी, अब देखिए, अखिलेश यादव ने एक बयान तो दे दिया है, ठीक है। अब जो बयान वो दे रहे हैं, अगर वाकई ये बयान जनता बिलीव कर लेती है तो सत्ता पक्ष के लिए दिक्कत तो चुनाव में हो जाएगी सर। फिर इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। घबराहट बीजेपी के भीतर भी है कि वोटर किसका कट रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में भी जवाब दिया, 2017 में भी जवाब दिया, 2019 में भी जवाब दिया, 22 में भी दिया और 24 में भी दिया। जवाब देश और प्रदेश की जनता ने दिया है और बहुत स्पष्ट है। देखिए, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो भी समझदार व्यक्ति है वो समझ रहा है कि भाई एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर राजनीतिक दल को अधिकार है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबको अधिकार है कि वो मतदाताओं को जागरूक करे। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग इस काम को लेकर आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से जब चुनाव चलता है तो भी लोग कहते हैं भाई कि आगे बढ़ के वोट डालिए, आप घरों से निकलिए, पहले जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है कोई घबराया होता है। सबका ये प्रयास होता है कि लोकतंत्र का जो पर्व है, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया बहुत सशक्त हो सके। लेकिन अगर
बार आप उसमें डर पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप भी जानती है कि वोटर आईडी कार्ड का मतलब आपकी नागरिकता से कोई इसका मतलब नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और रोज आप एक ही बात को लेकर घबरा रहे हैं कि साहब ये हो जाएगा, साहब वो हो जाएगा, साहब बीजेपी ने ऐसा कर दिया, चुनाव आयोग एक अलग संस्था है, आप उसको लेकर बार बार बीजेपी का सवाल खड़ा करते हैं, इसका मतलब आप आश्वस्त हो चुके हैं कि आप 2027 में फिर चुनाव हारने जा रहे हैं। और वातावरण भी ऐसा, आपको पता है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का वातावरण है। लोगों ने गुंडे माफियाओं को नकार दिया, लोगों ने भ्रष्टाचारियों को नकार दिया। लगातार जो दल चुनाव हारते आ रहे हैं उनका डर वाजिब भी है, उनको डरना भी चाहिए, लेकिन आप मतदाताओं को मत डराइए, क्योंकि मतदाता को पता है। और मैं तो चुनौती से कहता हूं कि आप एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिएगा, अभी तो ड्राफ्ट आया है, फाइनल सूची आने दीजिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 14 दिसंबर 2025 को ही जब आपके प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो रही थी, 14 दिसंबर 2025 को जब प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो रही थी, उस समय भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये अलर्ट दिया कि अगर वक्त रहते छूटे हुए वोटर्स को ऐड नहीं किया गया, जोड़ा नहीं गया, तो 10,000 से कम मार्जिन वाली सीटों पर भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका रहेगी। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, तो डर तो सर आपके खेमे के भीतर भी दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बात बताइए, सीएम का बयान है। नहीं, डर नहीं, इसको कहते हैं सतर्क रहना। डर नहीं, इसको कहते हैं सतर्क रहना। और क्यों नहीं रहेंगे, ये किसको नहीं पता भाई कि अगर मतदाता प्रतिशत, आप ही लोग जब बिहार का चुनाव का परिणाम आ रहे थे तो आप लोगों ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि सीधे तौर पर जो रूलिंग पार्टी उसको फायदा मिलता है। ये तो डबल बात हो गई सर। अखिलेश यादव डर दिखा रहे हैं और सीएम का बयान सतर्क है, तो ये तो दो बातें हो गई। वो भी सतर्क होते हुए अपने पीडीए प्रहरियों को एड्रेस कर रहे हैं, फिर ऐसा मान लेना चाहिए। कोई नहीं, पर हम ये तो नहीं कह रहे ना कि नागरिकता चली जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, आपका सोना चांदी चला जाएगा, हम ये तो नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई आपको मतदाता बनना चाहिए, और ये हर राजनीतिक दल को ये काम करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कि कोई भी अगर प्रदेश का नागरिक है, देश का नागरिक है, उसको मतदाता बनाइए। ये लोकतंत्र को मजबूत करता है, लेकिन डराइए मत। लेकिन जिनको लग रहा है कि मनोज यादव जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, जब वोट कटे तो कितना हल्ला मचाया कि वोट कट गया, क्या वजह है मुस्कुराहट की? मनोज यादव जी, वोट कटे, मीनाक्षी जी कहा 65 लोग भी प्रदर्शन, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए मीनाक्षी जी। ठीक है, 65 लोग भी आंदोलन करने नहीं आए कि भाई हमारा वोट कटा है। मनोज जी बस 10 सेकंड, मनोज जी 10 सेकंड कंप्लीट करिए। बिहार में इतने वोट कटे तो 65 लोग भी नहीं आए ये कहने के लिए कि भाई हमारा वोट कटा है। आप एक व्यक्ति बता दिए जो कह रहा हो कि हमारा वोट कटा है, तो प्रक्रिया पूरी तो होने दीजिए। अभी तो ड्राफ्ट आया है, पूरा होने दीजिए, चुनाव आयोग जवाब देगा उसको। लेकिन इतना डर क्यों पहले से? डर क्यों है मनोज यादव जी, इतनी बेचैनी क्यों है? और जिस बात का जिक्र मैंने भी किया कि अभी तो ये ड्राफ्ट आया है ना, फाइनल लिस्ट तो आई नहीं है, थोड़ा तो भरोसा रखिए। पहले ही आप लोगों ने एकदम से ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि बस सब गलत होने वाला है, सब जगह से गायब होने वाले हैं, वोटर को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। क्यों ये डर? सबसे पहले मीनाक्षी जी, आपने कहा आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, तो मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं एक बीजेपी के प्रवक्ता से या बीजेपी के विधायक से डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं एक वरिष्ठ पत्रकार, जब मैं राजनीति का काका पढ़ रहा था तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और राजनीति में कौन कौन से नियम कानून लगते हैं वो सलम मणि जी आप ही लोगों की तरह पत्रकार की हैसियत से देश को समझाते थे, अच्छी बुराई सबको। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हम नागरिकता की अफवाह फैला रहे, तो डिटेंशन सेंटर आखिर खोला क्यों जाता है, ये बात का जवाब दे दो ना। वो तो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको आपने चुना है उन्होंने ये बयान दिया है। तो सबसे पहली बात ये बताएं, हम ये बात कहते हैं बिहार का चुनाव हो सकता है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हमने बीजेपी को चारों खाने चित किया है। कैसे? सतर्कता बरत के चुनाव की रणनीति बनाकर, और बीजेपी को पछाड़ा नहीं है, बीजेपी को धर पटका है, और ऐसा पटका है कि 400 वाला। ठीक है, आपके इस डिटेंशन सेंटर वाले पॉइंट पर भी मैं आऊंगी क्योंकि आप 2-3 बार इसका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन मेरा एक मुख्य सवाल ये है मनोज यादव जी, देखिए चुनाव आयोग एक प्रक्रिया कर रहा है, 12 राज्यों में चल रहा है, एसआईआर का एक प्रोसेस चल रहा है, ये तो यूं भी होना चाहिए ना। अगर कहीं पर किसी के 2 जगह वोटर कार्ड बने हुए हैं, 2 जगह इस तरह की गड़बड़ियां हैं, अनियमितताएं हैं, तो क्यों नहीं उसको ठीक होना चाहिए, रादर देन उस पर सवाल जो उठाए जा रहे हैं। मुझे लगता है इस पर एक बेहतर जवाब और एक बेटर पिक्चर हमारे लिए मोहम्मद अमीन साहब रख सकते हैं। सर आपने तो देखिए सत्ता पक्ष को भी सुन लिया, विपक्ष को भी सुन लिया, आप तो कुर्सी के उस तरफ भी बैठे हैं, लेकिन इस वक्त लोग जो ये कह रहे हैं कि नाम कट जाएगा, मौका नहीं मिलेगा, नागरिकता की लिस्ट से बाहर आ जाएंगे, क्या इस पर सर आप टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या जवाब देंगे आप उत्तर प्रदेश की जनता को? मीनाक्षी जी, मैं आपको बल्कि आपके दर्शकों को या जो भी जो आपके दर्शक गण देख रहे हैं, इवन पार्टी के लोगों को भी ये मैं बताना चाहूँगा कि जो इस तरह की पहले अफवाहें फैलाई जा रही थी इलेक्शन कमीशन के बारे में कि इलेक्शन कमीशन चोरी कर लेता है वोट, उनके साथ गड़बड़ी करता है, आज वही लोग
किसी भी पार्टी को आज ये कह रहे हैं इस बात को कि हमारे वोट कट गए, हमारे वोट कट गए, हमारे वोट कट गए, ये क्या क्या दर्शाता है? अभी तो ये और कुछ कहा जा रहा है कि कुछ मुसलमान इलाकों के यानी जनपदों के वोट काट दिए गए मुसलमानों के। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि पहले ये बात बताएं कि अगर सहारनपुर के वोट कटे हैं और मुजफ्फरनगर के वोट कटे हैं जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, बरेली के वोट कटे हैं, तो मुझे जवाब दे दें प्रयागराज में, लखनऊ में, अयोध्या में, बनारस में जो हिंदू बाहुल्य एरिया है, उंगली उठाने से नहीं, सुन लीजिए पहले, वहाँ के भी वोट काटे गए हैं। इवन लखनऊ में आप लोग बैठे, राजधानी है, 12 लाख वोट कटे हैं। आपको ये पता है ये SIR प्रक्रिया जो है 2002, 3 और 4 के बाद शुरू हुई है और विपक्ष के अनुरोध के ऊपर हुई है इलेक्शन कमीशन ने। इसमें सबसे बड़ी क्या बात है कि इसको प्यूरिफाई किया गया है, शुद्धिकरण किया गया है जो हमारे वोटर हैं। इसमें किसी का राइट नहीं है, इलेक्शन कमीशन का अधिकार है अपने वोटरों को संरक्षित करना। और भारतीय जो भी साइन करता है फॉर्म नंबर 6 नीचे साइन करता है, उसमें लिखता है मैं भारत का नागरिक हूँ। जो भारत का नागरिक है वो वोटर बनता है। इसमें वो वोट कटे हैं अच्छी तरीके से जो पहले मृत हो चुके हैं परमानेंटली, कई लिस्टों में चले आ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो माइग्रेट कर गए परमानेंटली, जो डबल वोटर रजिस्टर्ड हैं, उनको भी इस तरीके से जो प्यूरिफाई किया गया, शुद्धिकरण करके बनाई गई है। और ये आपको पहली बात बताऊं, मैं शलभमणि त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। हाँ ठीक है, मनोज यादव जी, हाँ कंप्लीट एक पर सर, एक सेकंड, मनोज यादव जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए सर। यादव जी देखिए, मैं एक बात ये जानता हूं कि ना तो मैंने मुसलमान वोट की बात की और ना शलभमणि जी ने की। आवाज वो कोई चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी वो चुनाव इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो मुसलमान वोटों की बात, मुसलमान वोटरों की नहीं है, बात आम भारतीय की है, उसके वोट की है। 2 करोड़ 20 लाख वोट कहां गया ये चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा, विपक्ष को भी और सत्ता को। मेरी तकलीफ है चुनाव आयोग से, शलभमणि त्रिपाठी जी को क्यों नहीं है तकलीफ भाई चुनाव आयोग से? अरे सर, लेकिन बिहार से भी तो नाम कटे ना, चुनाव आयोग, बिहार में तो चुनाव हो गया, वहां पर भी तो वोटर्स के नाम कटे थे। नहीं, मैं कह रहा हूं वहां भी तो कटे थे। बिहार देखिए, नहीं, एक बात बताइए पहले मनोज यादव जी, एक बात मुझे बताइए, ठीक है, क्लैरिटी के लिए एक बात बता दीजिए मनोज यादव जी, एक बात बता दीजिए, अगर एक ही वोटर के 2-3 जगह पर नाम है, एक वोटर जो जीवित नहीं है लेकिन फिर भी वो वोटर बना हुआ है, ऐसी गड़बड़ियां ठीक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बताइए पहले। ये काम तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मनोज यादव जी, यस और नो? ठीक होनी चाहिए, मेरा ये कहना, अरे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं मीनाक्षी जी कि ये जो 2 करोड़ 20 लाख जिसमें 1 करोड़ 40 लाख ऐसा वोटर है जिनको कह रहा है चुनाव की शिफ्ट हो गए और दूसरा 80 लाख का कुछ डेटा नहीं मिल रहा है, ये कौन लोग हैं? इसका डेटा बताओ ना, किस दल के हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कौन लोग हैं, किसकी सरकार ये बना दिए, शलभमणि त्रिपाठी जी बनवा दिए 2 करोड़। अब देखिए वो जिक्र गड़बड़ियों का कर रहे हैं और हमने भी, मैं इतना कह सकती हूँ, हम भी जब उत्तर प्रदेश में बैठे हुए गाजियाबाद, नोएडा, जो NCR के क्षेत्र यहाँ पड़ते हैं, वहां पर जब लोगों से बात हो रही है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके पास तो कोई पहुंचा नहीं फॉर्म भरवाने के लिए, फॉर्म जमा नहीं हो पाया। तो इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं, देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी हो, शहरी वोटर जिसे आपका वोटर माना जाता है, दिक्कत अगर वहां हो गई सर तो परेशानी भाजपा के लिए भी है। क्या आप लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं? नहीं मीनाक्षी जी देखिए, मैंने कहा ना कि जो मुख्यमंत्री जी की बैठक का जिक्र आपने किया और मनोज जी ने किया, वो एक वाजिब चिंता है, हर राजनीतिक दल की होनी चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपने भी वही बात कही जो मैं कह रहा हूँ कि हर राजनीतिक दल को ये प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब 100% लोग लगभग वोटर बने, जो भी हों। ये सबकी चिंता है, मनोज जी की भी चिंता, हमारी भी चिंता है। लेकिन जो बात कह रहे हैं मनोज जी की कौन कटे, मनोज भाई मेरी विधानसभा पड़ती है देवरिया सदर, बगल की विधानसभा है बरहज। बहुत से ऐसे लोग थे जो शहर में रहते थे, वोटर शहर से बन गए थे, पर उनका गांव जो पड़ता है वो बरहज में पड़ता है, मूल निवासी वहां के हैं। अब पंचायत चुनाव आ रहा है, बहुत से लोग चाहते हैं कि पंचायत चुनाव में वोट करें, अपने गांव के किसी घर को प्रधान बनाना चाहते हैं, तो बहुत से लोग मेरी विधानसभा से निकल के चले गए बरहज की विधानसभा में, वो वहां वोटर बन गए। अब वो वोटर तो हैं पर उनका नाम परमानेंटली शिफ्टेड में आएगा। मेरे यहाँ जो डेटा आया है उसमें उनका नाम परमानेंटली शिफ्टेड में आ रहा है कि भाई वो आपके यहाँ से शिफ्ट हो गए। तो ऐसा नहीं कि उनका नाम काट दिया गया, वो वोटर आज भी हैं। हाँ, बहुत से लोगों का नाम 2 जगह भी था, आपको खूब पता है, हो सकता है मेरे घर में बहुत से लोगों का नाम गांव पर भी था, शहर में भी था, तो उनका नाम कहीं एक जगह होगा। जो शुद्धिकरण की बात कह रहे हैं, जो निर्वाचन अधिकारी बैठे हुए हैं, वो शुद्धिकरण यही है। तो मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि देखिए, राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, नेता मंत्री आएंगे जाएंगे, संवैधानिक संस्थाओं का मजबूत रहना और उनके प्रति आमजन का विश्वास रहना बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपाठी जी, लेकिन मैं जो सवाल आपसे पूछ रही थी, आप एक गंभीर राजनीतिक दल, त्रिपाठी जी जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी,
मैं बीजेपी के भीतर किस तरह की हलचल है मैं उस पर यह सवाल आपसे पूछ रही थी। और देखिए, चिंता में और डर में फर्क होता है। पश्चिम बंगाल में, बिहार में जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उत्तर प्रदेश की स्थिति उससे काफी अलग है, जहां पर भाजपा मजबूत भी है। लेकिन 2022 में आप देखिए विधानसभा चुनाव के परिणामों में 15 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार का मार्जिन 1000 से भी कम था, और इनमें से 10 सीटों पर जो रिजल्ट्स आए उनमें 500 से भी कम वोटों के अंतर से जीत हार तय हुई है। और इन 15 सीटों में से 9 पर बीजेपी और आपके सहयोगी जीते हैं, जबकि 6 सीटों पर सपा का गठबंधन भारी पड़ा है। अब देखिए सर, सारा खेल तो यहां फिर इन सीटों का है अगर हम चुनावी गणित के हिसाब से बात करें। इसीलिए जो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है, बीजेपी के लीडर्स के बीच उत्तर प्रदेश में यह चर्चा गर्म है कि कहीं यह मामला उल्टा ना पड़ जाए। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, जो मार्जिनल सीट्स है उस पर तो चिंता हमेशा ही होती है, चाहे एसआईआर हो चाहे ना हो, उस पर चिंता हमारी भी होती है, उस पर चिंता हमारे जो विपक्षी दल हैं उनकी भी होती है, जो मार्जिनल वोट से जीते हैं, मार्जिनल वोट से हारे हैं, तो वो चिंता तो सबको होती है और सबका प्रयास होता है कि भाई वोटर बढ़े। और जो, अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ, जो ईमानदारी से कहूँ, कि सबका प्रयास होता है कि हमारे वोटर बढ़े। हमारे वोटर मतलब शहरी क्षेत्र, आप कह रही कि हमारा क्षेत्र है तो हम चाहते हैं वहाँ वोटर बढ़े। तो इसलिए ये काम करना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है, करना भी चाहिए, चिंता भी करना चाहिए। आप चाहे डर कहिए, चिंता कहिए, चाहे उसको सक्रियता कहिए, हर राजनीतिक दल को ये काम करना चाहिए। मनोज यादव जी, फिर आपके भीतर इस वक्त क्या है? डर है, चिंता है या सक्रियता है? को भी सवाल उठाने का अधिकार होगा, मुझे भी सवाल उठाने का अधिकार होगा। 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा मनोज यादव जी। देखिए, समाजवादी पार्टी मीनाक्षी जी सिर्फ इतना चाहती है कि हर व्यक्ति जो भारतीय है वो एक जगह का वोटर बने और एक जगह मतदान करे, चुनाव आयोग इसकी निगरानी करे, सरकार उसका समर्थन करे और विपक्ष उसका सहयोग करेगा। लेकिन जो लोग 3 जगह वोटर थे, कौन लोग थे? चुनाव आयोग। अंतिम सवाल के लिए सर आपके पास आ रही हूँ, समय कम है, लेकिन दोनों पक्षों को आपने सुन लिया। सर, चुनाव आयोग पर भरोसा कितना है? क्रेडिबिलिटी बार बार इस वक्त सवालों के घेरे में आती है। क्या आप पॉलिटिकल पार्टीज को इस वक्त कहना चाहेंगे संक्षेप में? देखिए मीनाक्षी, यहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको पहली आजादी के बाद पहली बार जैसे बीएलओ के साथ असिस्टेंट इनके दिए हैं, इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन पे कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। बीएलओ क्या काम कर रहा है उसकी देखरेख में होना चाहिए। और ये लोग सिर्फ टीवी पे आके बहस करके क्रेडिट लेना चाहते हैं। इनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के जो बीएलओ हैं उनको साथ असिस्ट करें। और ये ड्राफ्ट लिस्ट है, इतना हुआ एंड क्राई नहीं करना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए, बल्कि जो चीजें मांगे गए हैं, अभी ये कहना है कि जो लिस्ट दी गई है उसके अंदर उनको पता नहीं है। उनको है कि एक बात पता है, एक एक कॉलम में लिखा हुआ है कि इसका नाम क्यों कटा है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है। और हमारे ब्यूरो डोर टू डोर जाएंगे, बताएंगे इस बात को कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, लेकिन सहायता करने के बजाय शोर मचाना। चलिए, सीनियर ऑफिशियल है, मुझे लगता है कि जो बात वो कन्वे करना चाह रहे हैं उसको ठीक है, उसको गौर से सुन सकते हैं, उस पर आप विचार भी कर सकते हैं। लेकिन एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक चिंता, किसका वोटर कटा है, किसके हाथ से बाजी जाएगी, सवाल ये बना हुआ है। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे ये लोग कौन हैं? लोगों के पास विचारों में पत्थर के अलावा है क्या? बेचारा सुना आपने? समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता एसटी हसन पत्थरबाजों को बेचारा कह रहे हैं। विचारों में पत्थर के अलावा है क्या? कानून को हाथ में लेकर पुलिस वालों पर हमला करने वाले ये लोग बेचारे हैं। लोगों के पास विचारों में पत्थर के अलावा है क्या? भीड़ को इकट्ठा करने वाले, उकसाने वाले ये लोग बेचारे हैं। लोगों के पास विचारों में पत्थर के अलावा है क्या? लोगों के पास विचारों में पत्थर के अलावा है क्या? समाजवादी पार्टी के प्यारे पत्थरबाज बेचारे। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी के बाद सियासी माहौल पहले से ही गर्म है। इस बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो वो पत्थरबाजों के पैरोकार बन गए। ये कह दिया कि बेचारों के पास पत्थर के अलावा और क्या है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी की गई तो हलचल दूर तक हुई।
एक वीडियो में समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी नजर आए। इसी बात पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन से सवाल किया गया। जवाब में हसन ने नदवी का तो बचाव किया ही, पत्थरबाजों के भी पैरोकार बन गए। देखिए, इस ठंड में रात के 2 बजे बुलडोजर लेके पहुंचना और फिर ये अफवाह का उड़ जाना कि मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाने आए हैं, 100 साल पुरानी मस्जिद। वो सांसद हैं, उनका प्रोटोकॉल है, वो कहीं भी जा सकते हैं हिंदुस्तान में जहां भी गड़बड़ हो रही है। अगर वो वहां पे खड़े हुए हैं तो उनकी भूमिका हो गई। भूमिका उनकी नहीं हुई जो रात के 2 बजे बुलडोजर लेके गए, जिन्होंने लोगों को उत्तेजित कर दिया। लोगों के पास विचारों में पत्थर के अलावा है क्या? सुना आपने, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता एसटी हसन कह रहे हैं कि बेचारों के पास पत्थर के अलावा है क्या। हमने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से पूछा कि इस बयान को आप कैसे देखते हैं। कानून हाथ में ले हो, ये नेतन का साफ बात नहीं ठीक है। ये देश की गांधी जी आजादी दिवाइन, चंद्रशेखर आजाद जी दिवाइन, यही के मारे दिवाइन कि तुम कानून तोड़ी हो, भोले भालन करे लोगन के यहाँ पुलिस पे यहाँ उकसाए करे पत्थरबाजी कर रही हो। कांग्रेस पार्टी ने भी एसटी हसन को सीनियर लीडर बताते हुए ऐसे बयान को अफसोसनाक बताया। पत्थरबाजी की घटना का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। हसन साहब सीनियर हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि वो बेचारे हैं और तो फिर कश्मीरी में जो पत्थरबाजी होती है क्या वो भी बेचारे हैं आपकी नज़र में? मैं समझता हूँ कि किसी को भी कानून अपना हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि पत्थरबाजों को बेचारा बोलने पर खुद एसटी हसन की पार्टी ने क्या बयान दिया। ये कहना जायज है क्या सर कि बेचारों के पास पत्थर के अलावा विकल्प क्या? जायज और नाजायज का विषय नहीं है, ये परिस्थिति परक बात है, परिस्थिति परक बात है। लेकिन जिम्मेदार लोगों की का काम है जिम्मेदारी से परिस्थितियों को संभालना, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार सरकार और प्रशासन को मानता हूँ। उन लोगों को पहले ही सबको विश्वास में लेके काम करना चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटना न हो। बाकी कानून तो बना ही हुआ है, जिसने कानून तोड़ा है उसके खिलाफ जो कानून बने हुए हैं उनमें कार्रवाई होती है, होती रही है। तो कैसे हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है, ये सवाल अपने आप में है। लेकिन एसटी हसन यही नहीं रुके, उन्होंने और भी बयान दिया, और अपने बयान में क्यों सोमनाथ का जिक्र किया, सुनिए। सोमनाथ मंदिर पे पहुंच जाएंगे अतिक्रमण, कौन दिखाएगा कागज इन चीजों, इन जगहों के? इनका तो कोई भरोसा है नहीं। देखिए, बिल्कुल भी इस तरह की तुलना जो है वो निराधार है। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जूनागढ़ जब देश के अंदर मिला, उस समय पर वादा करके देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, उनके निर्णय से हुआ था और कैबिनेट के डिसीजन से हुआ था कि उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो किसी की भी तुलना किसी से भी कर देना उचित नहीं। तो एक तरफ एसटी हसन अलग वजहों से सुर्खियों में है, लेकिन सत्ता पक्ष से भी विधायक हैं जिनका नाम है सुरेश पासी, और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्हें मुसलमान वोटों की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद उनकी न सिर्फ चौतरफा आलोचना हो रही है, बल्कि कांग्रेस ने भी इस पर सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे। न गए हैं न जाएंगे। वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी और जरूरत नहीं। जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल क्लियर है। मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं, आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं जरूरत। ये अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इनका नाम है सुरेश पासी। कैमरे पर खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है और न ही वो मुसलमानों के किसी कार्यक्रम में जाते हैं। जीने मरने जैसा भी कोई कार्यक्रम हो तो उसमें भी मुसलमानों के किसी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। सुरेश पासी का ये 21 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, साथ ही खूब आलोचना भी हो रही है। पहले आपको सुरेश पासी का वो पूरा बयान सुनाते हैं। सुरेश पासी जी मस्जिद पर आते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं जाते आप? न गए हैं न जाएंगे। वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी और जरूरत? जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल क्लियर है। मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं, आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं जरूरत। कोई विधायक या जनप्रतिनिधि कहीं जाए या न जाए, ये उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के विधायक सुरेश पासी कैमरे पर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
अब बीजेपी विधायक के इस तरह के विवादित बयान पर कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि बीजेपी के विधायक प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास के नारे की ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास का नारे की ऐसी तैसी कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य के साथ हैं, सबके विकास के, सबके प्रयास के, या वो सुरेश पैसी जैसे मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति के साथ में जिसका इलाज आगरा के पागल खाने में होना चाहिए। अगर आप मुसलमानों को इस तरीके से हे दृष्टि से देखने की बात करते तो संविधान के विरोध में है। ऐसे देशद्रोही आदमी की सजा जेल होनी चाहिए। ऐसे देशद्रोही आदमी को चुनाव लड़ने से पाबंद करना चाहिए। दूसरे विपक्ष दलों ने भी सुरेश पासी के बयान पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी सुरेश के बयान पर खामोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बंगाल में आज खूब सियासी ड्रामा हुआ। ममता बनर्जी के राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे प्रतीक जैन के घर ईडी की टीम ने रेड की और छापे के दौरान ही ममता बनर्जी भी पहुंच गई। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता जांच एजेंसीज के एक्शन में हस्तक्षेप कर रही है। इस दृश्य ने सिर्फ पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारे में हंगामा नहीं मचाया है, बल्कि पूरे देश के सामने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत किस कदर गर्म होने जा रही है। ममता बनर्जी के राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे प्रतीक जैन के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। प्रतीक जैन इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के प्रमुख हैं। आईपैक टीएमसी के आईटी सेल की जिम्मेदारी भी संभालता है। जिस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही थी, उसी वक्त मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई और करीब 20 से 25 मिनट बाद जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक फाइल थी। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं। आज 4 बजे हमारा वार्ड में एवरी वार्ड, एवरी ब्लॉक देयर विल बी प्रोटेस्ट रैली। ओनली वार्ड बिजी विद एसआईआर वर्क में जो है वो एसआईआर वर्क करेगा, बाद बाकी जो है वो आंदोलन करेगा। बंगाल पुलिस के जो रैपिड एक्शन फोर्सेस है और यहाँ पर विधाननगर पुलिस कमिश्नर के जो ऑफिस है उनको तैनात कर दिया गया है। ये सीधा रास्ता सीधे लिफ्ट के तरफ जाता है और 11वीं मंजिल पर यहाँ पर वो आईटी हब है जो यहाँ पर सेक्टर 5 में, वहाँ पर आप ईडी की छापेमारी चल रही है। फौरन ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंचती है और इस बात को लेकर सुबह से वो हल्ला बोल कर रही है। वो कई सारे जो है इस बात के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी इनको जो है वो कटघरे में ममता बनर्जी खड़ा कर चुकी है। ईडी के हवाले से जो जानकारी हमें मिल पा रही है, एक पुराना मामला है जिसके सिलसिले में यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं। दिल्ली का कोई मामला है जिसके सिलसिले में यहाँ पर छापेमारी हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव नजदीक में है, उन्होंने ये कहा कि एसआईआर के तहत जैसे वोटर लिस्ट से जेन्युइन वोटर की नाम डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आरोप किया है कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा उनकी पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी है या फिर चाहे जो कैंडिडेट लिस्ट हो या फिर आने वाले चुनाव में क्या रणनीतियां है, ऐसे कागजात और हार्ड डिस्क जब्त करने के जो है मंशा से यहाँ पर ईडी ऑफिसर पहुंचे हुए हैं।